Good morning, students. So, what are we studying? We are studying about the last lesson by Alphonse Dauet. Okay, and the first part we have covered in the last class. Today, the next part we will cover it. So, in the last class, what we have studied is about the schoolboy Franz, and his teacher, Mr. M. Hamel. And Mr. M. Hamel was dressed up in his special dress. That was a white frilled shirt and a beautiful green coat with his silk hat. Why he is dressed so? Because that was his last French lesson. France has lost the battle with Prussia, and the orders from Berlin. The order has came that from now onwards only German will be taught in the two districts, Alsace and Lorraine. Clear? So we'll proceed. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब यहाँ पे कह रहा है फ्रांस जब कुछ सोच रहा था, क्या सोच रहा था वो सोच रहा था कि उसने अपनी लैंग्वेज को क्यों नहीं उतना इंपॉर्टेंस दिया. अब उसकी लैंग्वेज उसके हाथ से छीनी जा चुकी है. मिस्टर एम हैमल ने वो चीज बता दिया है उसे कि अब वो वहां पे फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, अब वहां पे जर्मन की पढ़ाई होगी. तो वो उसी डिलेमा में अभी तक है. तो जब वो ये सब चीज सोच रहा था, उसी बीच में मिस्टर एम हैमल ने फ्रांस को बुलाया. ही कॉल्ड हिज नेम. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. नाउ वाई डिड ही कॉल हिज नेम? बिकॉज इट वॉज द टाइम टू रिसाइट हिज होमवर्क. फ्रांस हैज गॉट द होमवर्क टू लर्न हिज participles, the rules of participles. So it was the time to recite that. What would I not have given to be able to say that dreadful rules for the participles, although very loud and clear, and without one mistake. He was supposed to recite the rules of participles very loud and very clear without any mistake. But what happened? He has not done his homework. He was not knowing all about his participles. But I got mixed up on the first word and stood there. And because वो पढ़ा नहीं था, उसको नहीं आता था कुछ, इसलिए वो वहां पे गया, और जब उसको आता नहीं था तो वो सब चीज मिक्सअप हो रहा था, वो अच्छे से नहीं बोल पाया, वहां पे चुपचाप खड़ा था. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. ही वॉज होल्डिंग हिज डेस्क एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग. उसका दिल बहुत कस के धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. उसको इतना हिम्मत नहीं था कि वो सामने मिस्टर एम हैमल को देख सके. वो सर झुका के वहां पे खड़ा था. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस. मिस्टर एम हैमल ने कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. अब क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मिस्टर एम हैमल को पता है कि फ्रांस ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि उसने अपने लैंग्वेज को सीरियसली क्यों नहीं लिया, वो अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time." क्या होता है हमारे साथ? We all are the same. हम हमेशा ये चीज सोचते रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम ये आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे. बट सडनली क्या होता है? सडनली ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बाद हमारे पास उस चीज को करने का वक्त नहीं होता है. I will learn tomorrow, and now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. अलासे का सारे लोग का यही प्रॉब्लम है कि वो सारा अपना काम कल पे टाल देते हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or nor write your own language. मिस्टर एम हैमल कह रहे हैं फ्रांस से क्या पूरी क्लास से वो ये कह रहे हैं कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो कि तुमको अपना लैंग्वेज न बोलने आता है न लिखने आता है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद. यहाँ पे मिस्टर एम हैमल कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका इसमें गलती है कि हमें अपना लैंग्वेज नहीं आता है. तो मिस्टर एम हैमल के हिसाब से पहली गलती किसकी है? पहली गलती इज ऑफ पेरेंट्स, दूसरी गलती टीचर की, और तीसरी गलती बच्चे की. अब पेरेंट्स की कैसे क्या गलती है? योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स. वो क्या कह रहे हैं कि पेरेंट्स को थोड़े बहुत पैसे और चाहिए कि घर पे और ज्यादा पैसा आए, तो वो तुम्हें स्कूल भेजने के बजाय कहाँ भेजते हैं? फार्म में भेजते हैं या मिल्स में भेजते हैं काम करने के लिए.
एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. वो कह रहे और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए. क्यों ब्लेम करना चाहिए मुझे? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. मैंने भी तो यही किया. मैंने भी तो तुम्हें अपने गार्डन के फ्लावर्स को बोला कि पानी डालो, इंस्टेड ऑफ रिसाइटिंग योर लेसन्स, इंस्टेड ऑफ रीडिंग योर लेसन्स. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गेव यू अ हॉलीडे. और जब भी मुझे फिशिंग पे जाना था मैंने तुम्हें छुट्टियां दे दी. तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती है, मेरी भी गलती है, और तुम्हारी तो गलती है ही. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. अब मिस्टर एम हैमिल जब ये सब चीज बोल चुके हैं तो वो अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे, उन्हें फ्रेंच से बहुत प्यार था. saying that it was the most beautiful language in the world. वो कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज वर्ल्ड का है. द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और वैसा लैंग्वेज जिसमें लॉजिक बहुत है. ऐसे तो सारा लैंग्वेज अच्छा होता है, पर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे, उनका लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी फ्रेंच था, और उन्हें फ्रेंच से बहुत प्यार था. नाउ दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Now this is the very important line which is said by Mr. M. Hamill. What is the line? You have to pay attention towards this. This has a deep meaning. Now, the language is the key to their prison. Okay? यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी आपके ऊपर आके रूल कर रहा है, वैसा लोग अगर आपको आकर के रूल कर रहा है जिन्हें वो आपकी लैंग्वेज नहीं आती है और वो अपना लैंग्वेज आपके ऊपर थोपना चाह रहा है, वहां पे अगर आपको अपना लैंग्वेज अच्छे से आता है तो आप उसी बेसिस पे फ्रीडम पा सकते हैं. क्लियर? उसी बेसिस पे आप फ्रीडम पा सकते हैं अपने लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे. देन ही ओपनड अ ग्रामर and read us our lesson. I was amazed to see how well I could understand it. यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद, मिस्टर एम हैमिल क्या किए? मिस्टर एम हैमिल अपना एक ग्रामर का लेसन रिसाइट कर रहे थे, और यहाँ पे जो फ्रांस है हमारा स्टूडेंट, उसको बहुत अच्छे से वो समझ में आ रहा है. वो बहुत अमेज्ड है. वो सोच रहा है कि अरे इसके पहले क्लासेस में तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, और अब ऐसा कैसे हो गया कि मिस्टर एम हैमिल जो कुछ भी अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं वो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है. ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी. जितना भी कुछ वो बोल रहे थे वो उसको बहुत आसानी से समझ में आ रहा था, बहुत इजीली वो उसको समझ पा रहा था. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. अब उसको समझ में आ रहा है कि क्यों उसको समझ में आ रहा था अच्छे से इसका सारा लेसन. क्यों? क्योंकि आज वाला जो क्लास था वो अटेंटिवली, ध्यान से, केयरफुली सुन रहा था, और रेस्ट ऑफ द क्लास में वो ध्यान से नहीं सुनता था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. और एक रीजन ये भी था कि मिस्टर एम हैमिल भी आज बहुत पेशेंटली, बहुत आराम से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था जैसे उनका वो लास्ट क्लास था, उसके बाद उनको जाना था, तो वो जाने से पहले अपने स्टूडेंट को सारा कुछ, जो कुछ भी उन्हें फ्रेंच के बारे में पता था, वो बताना चाह रहे थे. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट ओनली वन स्ट्रोक. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. जब ग्रामर की लेसन खत्म हो गई तो रिटन क्लास चल रही थी. अब रिटन क्लास में क्या था? न्यू कॉपीज लेकर आए थे मिस्टर एम हैमिल सबके लिए. दैट डे मिस्टर एम हैमिल had new copies for us, written in a beautiful round hands. France, Alice, France, Alice, France, Alice. France, Alice, France, Alice उसमें बहुत सुंदर से लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere. उसको ऐसा लग रहा था जैसे फ्रांस का फ्लैग पूरा सब जगह, पूरे क्लासरूम में फ्लोट कर रहा हो. In the school room, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work
and how quiet it was. सारे लोग अपना काम कर रहे थे और एकदम शांति से काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चुपचाप होकर वो अपना काम कर रहे थे. पिन ड्रॉप साइलेंस था क्लास में. The only sound was the scratching of pens over the paper. इतना शांत था क्लास में, जो स्टूडेंट लोग पेन से अपने कॉपी में लिख रहे थे वो स्क्रैचिंग का भी आवाज उस क्लासरूम में आ रहा था. Once some beetle flew in. अब बिटल्स जो थे, कुछ कीड़े क्लास में आ गए. अब क्या होता है हमारे साथ, देखिए अब हमारे साथ होता है कि कभी भी अगर हम क्लास में अटेंटिवली मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और उस टाइम पे कुछ भी कीड़ा वीड़ा, तितली वितली, चीटी वीटी, इनफैक्ट वो सब कुछ आकर के हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ, राइट. हम लोग तुरंत डेविएट हो जाते हैं. पर उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये था कि बीटल्स लोग आई भी अंदर फ्लाई करते हुए, बट किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन सिंगल पर्सन पेड अटेंशन टू द बीटल. सारे लोग अपने काम करने में इतने ज्यादा बिजी थे और इतने ध्यान से कर रहे थे. बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. सबसे छोटा बच्चा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स as if that was French too. बच्चा जो अपना फिश हुक से काम कर रहा था वो उसी में लगा रहा, जैसे कि वो भी उसके लिए फ्रेंच हो. On the roof the pigeon cooed very low. अब क्या था, रूफ के ऊपर पिजन का आवाज आ रहा था और बहुत लो आवाज आ रहा था. अब माइंड में क्या चल रहा है फ्रांस का, he was mentally disturbed, we all know that. And I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeon. See the dilemma of the child. What he is thinking? He is thinking that क्या उन pigeon से भी वो लोग जर्मन में बोलेंगे गाने? क्या वो pigeon अब कुक भी करेंगे तो जर्मन में करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. जब भी हम ऊपर देख रहे थे मिस्टर एम हैमल की तरफ, वो चुपचाप अपने चेयर पे बैठे हुए थे और नीचे की तरफ गेज कर रहे थे. Gazing means he was looking at something, staring. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Francie, for 40 years, he had been here in the same place. Now he's saying that Francie, for the 40 years he has इन द सेम प्लेस, वो रह रहे थे वहाँ उसी प्लेस पे 40 इयर्स पे वो आते थे, पढ़ाते थे. तो अचानक से उनको भी ये फील हो रहा था कि मुझे जाना है. तो वो फीलिंग उनके चेहरे पे उस टाइम पे दिख रहा था कि वो कितने सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज के लिए. किसी भी चीज से हमें लगा हो जाता है. जब आप 10th बोर्ड के बाद अगर नेक्स्ट स्कूल ज्वाइन छोड़ते हैं या फिर 12th के बाद भी अगर आप नेक्स्ट स्कूल ज्वाइन करेंगे, अपना पुराना स्कूल छोड़ेंगे, तो आपको लास्ट डे जो फेयरवेल डे होगा उस दिन आपको स्कूल को देख के लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम ये क्या करते थे, वहां पे वो क्या करते थे, अब हम नहीं कर सकते वो सब चीज, अब हमें स्कूल में नहीं आना होगा. तो अपना एक स्पेशल प्लेस सबका होता है जिसको छोड़. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 years से he was in the same place, in the same garden, in the same classroom, dealing with the same things. So that was very difficult for him to handle it. To leave everything and to go away. Just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. The hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है उनके गार्डन को और उनके बेंचेस को. जो डेस्क और बेंचेस जो क्लासरूम में हैं वो वोर्न आउट हो चुके हैं, स्टिल वो स्मूथ हैं, वो काम कर रहे हैं. वॉलनट ट्री जो बाहर गार्डन के बाहर जो है वो लंबी हो चुकी है. एंड दी हॉप वाइन, जैसे मनी प्लांट हम लोग घर पे प्लांट करते हैं, जो वाइन्स होते हैं क्लाइंब अप करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हॉप वाइन इज क्लाइंबिंग अप टूवर्ड्स द रूफ. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. उनको कितना बुरा लगा होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा उनको ये सब चीज छोड़ने में, बेचारे. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव. उनकी जो बहन थी वो ऊपर में अपना सामान पैक कर रही थी. शी वॉज कीपिंग ऑल द स्टफ्स इन द trunk, their clothes, their more things, so that they have to leave the next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last.
इतना सब कुछ हो रहा है, ही इज सो मेंटली pressurized, he's in a tension mood, he's in a dull mood, he's very pale, yet he has the courage, he has every courage that he has every courage to deal with all the lessons very calmly. वो last lesson भी अपना बहुत आराम से ले रहे थे. After the writing, we had a lesson in history. Reciting हो चुकी थी, writing हो चुकी थी, अब history की क्लास बची हुई थी. And then the babies chanted their ba bee, bee bo bo. Down there at the back of the room, old Hodgson had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. जो ओल्ड हॉडसन थे वो भी स्पेक्टिकल्स को अपने स्पेक्टिकल्स में चश्मा पहने हुए थे और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विथ देम. उनके साथ वो भी वो लेटर्स स्पेल कर रहे थे. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotions. जब भी हम लोग बहुत ओवर इमोशन हो जाते हैं, बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारा कांपता है, कंपन होती है आवाज में. उसी तरह की कंपन इनके आवाज में भी थी, द ओल्ड हॉडसन के आवाज में. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. उनका आवाज बहुत थोड़ा फनी निकल रहा था, सबको मन कर रहा था हंसे कि रोए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. How well I remember it, the last lesson. कितने अच्छे से मुझे याद है last lesson. All at once the church clock struck 12. चर्च की जो क्लॉक थी वो 12 o'clock बज चुका था, 12 बज चुका था, क्लास ओवर होने का टाइम था. Then the Angelus, और एंजलस भी हो रहा था. एंजलस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे साईं बाबा की आरती होती है, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग, सर्टेन टाइम फिक्स होता है, उतने ही बजे वहां पे आरती स्टार्ट होती है. एंजलस भी वही होती है. एंजलस चर्च में जो भी पूजा, जो भी प्रेयर होता है, जो सर्टेन टाइम पे फिक्स प्रेयर होता है, उसको हम लोग एंजलस बोलते हैं. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो. जो सोल्जर्स थे जो वापस आ रहे थे ड्रिल से, उनका भी ट्रम्पेट का जो आवाज आ रहा था, वो जो चलते हैं वो लोग तो जो आवाज आती है उसको ट्रम्पेट आवाज बोलते हैं, तो वो आवाज आ रहा था मार्च पास्ट का हमारे विंडो के नीचे से. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. एम हैमल अपने चेयर से उठते हैं. वेरी पेल मीन्स बहुत डल. ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, ही वॉज वेरी सैड. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. माई फ्रेंड, ही सेड. नाउ ही वॉज स्पीकिंग समथिंग, ही वॉज ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, बट ही वॉज नॉट एबल टू, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड. जब हम लोग को बहुत ज्यादा हम तकलीफ में होते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं. हमारी मन, हम कुछ बोलना चाहते हैं बट हम नहीं बोल पाते, लड़खड़ा के हमारा आवाज रह जाता है. वैसे ही कुछ एम हैमल के साथ हो रहा था. ही सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम. कुछ उनके गले में ऐसा लग रहा था कुछ फंसा हुआ है, वो बोल नहीं पा रहे हैं. ही कुड नॉट गो ऑन. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. जब वो नहीं बोल पाए तो ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़े, चौक लिया उन्होंने अपने हाथ में और कुछ लिखा, बहुत बड़ा सा लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा वो लिखे. Vive la France. What is this? Vive la France. This is a French expression to show our patriotism. Now, what long live France? The meaning of this is long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. वो फिर वॉल में लीन किए, वॉल पे लद गए और फिर वो बिना कुछ बोले अपने हाथ से वो इशारा किए, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. वो क्या कहे, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो चुका है और आप जा सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. At last, what we are going to do is to recollect the important points, whatever we have studied in the chapter. The main point is, what are the things noticed by the schoolboy Franz that morning? So, while he was going to his school, he saw the bulletin board. The bulletin board, over the near bulletin board, there was much crowd. बहुत ज़्यादा crowd लगा हुआ था वहाँ पे. Something was written in the board. According to him, all the bad news were there. From there. So he उसको लेट हो रहा था,
उसके पास टाइम नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं लिखा हुआ है उस पर वो पढ़ सके, इसलिए वो स्कूल पहुंचा. और जब वो स्कूल पहुंचा, देन व्हाट ही नोटिस्ड इज बहुत ज़्यादा शांति थी स्कूल में. जनरली क्या होता था, जनरली स्कूल में शांति नहीं होती थी. बच्चों की आवाज़, बेंच की आवाज़, जो लेसन्स बच्चे रिसाइट कर रहे हैं उसका आवाज़, बहुत सारा आवाज़ होता था. बट उस दिन वो बहुत शांत था वो स्कूल. पिन ड्रॉप साइलेंस. Then after when he entered the classroom, what he noticed? He noticed that Mr. M. Hamill, his teacher, was in a special kind of dress, which he did not wear those clothes. What were the clothes he was wearing? He was wearing white frilled shirt, green coat, and silk hat. Generally, he used to wear those clothes in the time of prize distribution or on the time of inspection. Then next thing what is noticed is the back benches were filled with the villagers, which was not usually so. The villagers did not come to school, but that day they also attended the class. This was also very surprising for him. Then in the middle of the lesson we see that when Mr. M. Hamill says Franz that now the French language will not be taught and German will be taught. The orders from from Berlin has came that from now onwards only German classes will be taken in the Alsace and Lorraine, the two district of Prussia. Sorry, the two district of France. So the linguistic identity is talked about. The main theme of the story is about linguistic identity. Now, understanding the text. The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? Now, when the villagers were also present there, Franz himself, he realizes that how important the language is to him. His language, his French language is important to him. अचानक से उसके मन में वो बात आ रही है कि मैंने अपने लैंग्वेज पे ध्यान क्यों नहीं दिया. और विलेजर्स भी क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, पर उस दिन वो लोग भी वहाँ पे आए, अपना ट्रिब्यूट दे रहे थे अपने टीचर को. क्यों? क्योंकि 40 इयर्स से वो वहाँ पे फ्रेंच पढ़ा रहे थे और अचानक से उनसे जर्मन लैंग्वेज अब उनको पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीन लिया गया था. फ्रांस थिंक्स, will they make them sing in German? Even the pigeons. What could this mean? Now, Franz is in a great dilemma. What dilemma? He is thinking that the pigeon जो वहाँ पे चॉप करे, जो pigeons वहाँ पे बोल रहे हैं, क्या उनको भी German language में पढ़ाया जाएगा? Now, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Now, this is a very important line, very important thought, which the author is saying here. What he is telling that जब हमें कोई दूसरे लोग हम पे रूल करते हैं, हमें अपना स्लेव बना लेते हैं, जो हमारा लैंग्वेज नहीं जानते हैं, जो अपना लैंग्वेज हम पे थोप रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम अपना लैंग्वेज अपने हाथ में रखते हैं, अपना लैंग्वेज पे ग्रिप रखता है हमारा, तो वो लैंग्वेज के मदद से हम फ्रीडम पा सकते हैं. जैसा कि हमारे साथ हुआ था, यहाँ पे कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them. Now with this there are few question answers. You go through them. I have explained each and every line of the chapter and you should study all those things and please go through the question answers and let me know if there is any problem. Thank you.